ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के मोहसिन पर गंभीर आरोप लगे। पुलिस ने उसके खिलाफ 3 एफआईआर कर उसे जेल भेज दिया। हमारे साथ पीड़िता मौजूद है, हम बात करते हैं। दी, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से मोहसिन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी, ये उचित है कि और भी ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए? और भी ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए। मोहसिन और मोहसिन का जो भी गिरोह है, मोहसिन जैसे जो भी लोग हैं, उन पे और भी ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही चाहूंगी कि जो भी हिंदू बेटियां हैं वो आए, बजरंग दल वालों से संपर्क करें, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे और पुलिस से भी जाके संपर्क करें। जिस तरह से वहाँ पर घटनाक्रम हुआ, बताया जा रहा है कि 201 लोग वहाँ शूटिंग कंपटीशन में आते थे, वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। 41 लड़कियां थी, तो कभी ना किसी ने विरोध नहीं करा? नहीं, कभी किसी ने विरोध नहीं करा, क्योंकि वो सबको डरा के रख रहा था कि तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा। किस तरह से डराया जाता था लड़कियों को? कि तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा मैं। एनओसी अगर वो नहीं देता है तो लड़कियों का कैरियर खत्म ही होना है, क्योंकि एनओसी के बिना लड़कियां कभी दूसरी एकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकती है। तब आप वहाँ पर क्या करती थी और किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जाता मैं एज था? असिस्टेंट थी, क्योंकि मोहसिन तो ऑफिस में आता ही नहीं था। उसने मुझे रखा था कि जैसे कोई आता है, पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको अटेंड करना, फॉर्म फिलअप करना, फीस के लिए कॉल्स करना, इसलिए रखा था एज असिस्टेंट। और आपको किस तरह से शूटिंग में बात करने देता था अन्य लड़कियों से, या आप वो लड़कियों से मुझे बात तो नहीं करने देता था, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो वो जैसे राष्ट्र की कोई बात हो गई, हिंदुत्व की कोई बात हो गई, तो वो उसका ऑब्जेक्शन लेता था कि आप बिल्कुल ये सब बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। किस तरह से रोका जाता था आपको इस तरह की बातें ना करने के लिए? बस मैडम ये सब नहीं, वरना आपको जॉब से हटा दूंगा मैं, आप ये सब सिखाएंगे बच्चों को। तो वहाँ पर और भी हिंदू युवतियाँ आती होगी, तो वहाँ पे उनको? सारी हिंदू लड़कियां ही आती थी। सिर्फ एक बच्ची थी जो उसके पापा के साथ आती थी 8 बजे, वो मुस्लिम थी, बाकी तो सारी हिंदू लड़कियां थी। क्या हिंदू लड़कियों को किस तरह से वो पूजा नहीं करने देता था, तमाम तरह की बातों का जिक्र? वो हिंदू लड़कियों को बोलता था कलावा, तो उसने सबसे पहले तो कलावा खुलवा दिए थे। तिलक लगा के आती थी तो उसके लिए भी मना था कि आप तिलक लगा के नहीं आ सकती। फिर हम लोगों का था कि हम आके हेलो हाय नहीं बोलेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे। तो हम लोग जय श्री राम बोलते थे, स्टूडेंट्स आके मुझे जय श्री राम बोलती थी, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन करता था कि ये जय श्री राम नहीं चलेगा, यहाँ पे आप नहीं बोलेंगी ये। इसके अलावा कोई लड़की उसकी जिस तरह से वो बातें करता था, उसकी बातों में आकर कुछ धर्म परिवर्तन या इस तरह से करा? हाँ, एक लड़की, धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ, बट इतना था कि वो लड़की का ऐसा ब्रेन वॉश हो गया था कि उसने उसके कहने पे चिकन, मटन, बीफ, शायद उसने बीफ का मटन भी खाया है टूर पे जब गेम्स के लिए गए हैं। तो फिर उसने मंदिर जाना छोड़ दिया था। वो कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ने लग गई थी, और आके वो जो इनके इसमें अस्सलाम वालेकुम जो भी बोलते हैं वो सब बोलती थी आगे। तो किसी भी लड़की ने इस तरह से किसी को, परिजनों को नहीं बताया कि इस तरह से सब कुछ शूटिंग और उनके पेरेंट्स को भी, मतलब उसने बच्चों को इस तरीके से डरा दिया था, और पेरेंट्स को इस तरीके से अपने अंडर कर लिया था कि पेरेंट्स बच्चों को ही डांटते थे कि तुम फालतू बातें करने जाते हो या सीखने जाते हो। ये शिकायत कर देता था तुरंत उनके बारे में फोन लगा के बच्चों के पेरेंट्स को। लेकिन आपने जब एफआईआर करी तो इसमें तमाम तरह की जिक्र, जो बातें आप कर रही हो, इस बातों का जिक्र क्यों नहीं करा? क्या कारण रहे? क्योंकि उस टाइम पे मैंने लड़कियों से शिकायत का बोला था। लड़कियों ने बोला मैडम ये एनओसी रोक देगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, बदनामी हो जाएगी। फिर मोहसिन ने मुझे भी धमकी दी कि तू क्या कंप्लेन करेगी, तू कंप्लेन करेगी, मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी नेता और आईजी डीआईजी से पहचान है, बदनाम तो मैं तेरे को ही कर दूंगा। तो फिर मैंने भी उस डर से कंप्लेन नहीं करी। फिर जब मैंने परसों ये न्यूज देखी, कल न्यूज देखी, तो मैंने भी कंप्लेन कर दिया आके। लेकिन जिस तरह से आप घटना को लेकर खुलासा कर रहे हैं कि तमाम तरह की बातें वहां पर होती थी एकेडमी में, तो एफआईआर में इन तमाम तरह की जिक्र क्यों नहीं करा, बातों का जिक्र क्यों नहीं करा? क्या कारण है? इतनी, बस इतना ही था ना, जो था यहाँ पे बोल दिया ना, वहां नहीं बोला, यहाँ बोल दिया, क्या हो गया उसमें? अब कोर्ट में पूरे आप बयान देंगे इसी तरह से? हाँ बिल्कुल, जो सच है वो तो बोलूंगी ना। पुलिस से चाहोगे कि इन सब बातों को भी शामिल किया जाए? हाँ, पुलिस से चाहूंगी कि इन सब बातों को भी शामिल किया जाए, और थोड़ा कोई रिपोर्ट करने आए तो जल्दी रिपोर्ट लिख ले। 6 घंटे बिठा के रखते हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट लिखने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये पीड़िता थी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को जब शिकायत करने गई तो तकरीबन 6 घंटे तक हमें बिठाकर रखा और उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की। फिलहाल मोहसिन को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग पीड़िता के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। ये जो ड्रीम ओलंपिक एकेडमी, शूटिंग एकेडमी है, इसका जो संचालक है मोहसिन खान, उसके विरुद्ध एक एफआईआर एक युवती ने दर्ज कराई थी 2 दिन पूर्व छेड़खानी से संबंधित। उसके बाद कल 2 युवतियों ने, एक ने छेड़खानी तथा दूसरे ने शारीरिक शोषण किए जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है। 3 एफआईआर इसके विरुद्ध अभी तक दर्ज हुई है आरोपी के विरुद्ध, जिसमें हमारी टीम लगातार अनुसंधान कर रही है। हमने काफी कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद किए हैं, उनका हम विश्लेषण फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से करवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी हमने वहां से मौके से जब्त किए हैं। परिसर में हमने पूरी छानबीन की है। जो हमें साक्ष्य के तौर पर चीजें मिली हैं, उनको प्रकरण में हमने इस्तेमाल साक्ष्य के तौर पर कर रहे हैं। सर, तकरीबन बताया जा रहा है 100 से अधिक युवतियों के वीडियो और फोटो इसके पास मौजूद है, अश्लील करार है। क्या जांच में इस तरह की कोई बात सामने आई अभी प्रारंभिक तौर पर?
नहीं, आरोपी के मोबाइल फोन का जो हमने अभी तक विश्लेषण किया है उसमें ऐसे कोई वीडियो तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजेंगे। अगर कुछ डाटा उसमें था और डिलीट कर दिया गया है तो उसको हम रिट्रीव कराएंगे, और क्लाउड पे भी अगर कुछ जानकारियां हैं तो वो भी हम सारी उसमें से निकलवाएंगे। इसके अलावा जो प्रथम एफआईआर जिस युवती ने दर्ज कराई थी उसने जरूर हमें कुछ वीडियोज आरोपी के उपलब्ध कराए हैं, जो उसने अपने मोबाइल फोन से अन्य कुछ युवतियों के साथ में छेड़खानी करते हुए जो वीडियो उसने उपलब्ध कराए हैं वो हमने उसको साक्ष्य के तौर पर जब्त किया है। सर कितनी ये कब से यहाँ पर एकेडमी चलाता था और किस तरह का इसका प्रोफाइल रहा है? वर्ष 2016-17 से ये एक यहाँ पर परिसर जो है उसको किराए पे लिया था और उसमें ये अकादमी संचालित कर रहा था। जो दस्तावेज हमने जब्त किए हैं वहां से उसके अनुसार लगभग 201 युवक युवतियों को इसने ट्रेनिंग दी है अभी तक वहां पर, जिसमें कि करीब 41 लड़कियां हैं और शेष 160 करीब लड़कियां हैं जिन्होंने यहाँ से निशानेबाजी या उसके ट्रेनिंग राइफल शूटिंग ट्रेनिंग ली। सर जो पीड़िता तो सामने आ गई, जो अन्य युवतियां हैं क्या उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी? जैसे 41 लड़कियां बताई जा रही हैं तो उनसे पूछताछ करने जाएगी पुलिस की? इस तरह का कृत्य होता था क्या तुम्हारे सामने या इस तरह से कुछ? नहीं, इसमें चूंकि जो पीड़िता हैं अगर कोई जो भी सामने आ रहे हैं और वो अपना जो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य से पूछताछ करने का अभी फिलहाल वो नहीं है। जो भी साक्ष्य के तौर पर जो हमें जरूरी लग रहा है वहाँ पे हम स्टेटमेंट ले रहे हैं। सर मुस्लिम के परिवार के बारे में जानकारी निकाली जा रही है, कहाँ का रहने वाला है, किन लोगों से मुलाकात करी है, और भी कोई इस रैकेट में उसका कोई सहयोगी भूमिका के रूप में हो सामने? हमने वो सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जानकारी निकाली है। जो आरोपी मोहसिन का पिता है सलीम खान, वो इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद से रिटायर हुए हैं तथा महू में पोस्टेड थे। वो अभी वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद अभी पैरालाइटिक अटैक से पीड़ित हैं तथा बिस्तर पर हैं। उसके 2 अन्य भाई भी हैं, वो निशानेबाजी की राइफल शूटिंग का काम जो है 2 रेपुटेड स्कूल हैं इंदौर के उसमें करते हैं, और उनसे भी हमने जानकारियां प्राप्त की हैं। क्योंकि ये शुरू से ही परिवार से कट ऑफ रहा है, अलग रहा है, इसलिए इसका परिवार से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। ये अपने तौर पे ही अपनी आजीविका चला रहा था इसको लेकर, और इसके अन्य जो साथीदारान है उसके बारे में भी हम सारी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से हम पता कर रहे हैं, और उनके बाद अगर कोई अन्य स्थितियां ऐसी साक्ष्य के तौर पर पाई जाती हैं तो हम उसको इस्तेमाल करें। सर हिंदू युवतियों को टारगेट करता था ये पूरे रोड पे, या अन्य कोई युवतियों को भी टारगेट करा इसने इस दौरान? अभी जो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो वो सारा डाटा हम खंगाल रहे हैं और जो दस्तावेज मिले हैं उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद ही हम किसी स्थिति पर पहुंच सकेंगे कि क्या ऐसा कुछ टारगेटेड था या नहीं था। अभी तक की जांच में क्या बातें सामने आ रही है, ये किस तरह से टारगेट करता था? और युवतियों को बताया जा रहा है कि कुछ शादी के बाद भी शिकायत लेकर थाने पहुंच रही है। जो कल रात एक एफआईआर हुई है वो शादीशुदा एक महिला ने करवाई है, जिससे ये पैसों की डिमांड कर रहा था, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। जो कल एफआईआर हुई है उसमें एक युवती की अभी रिसेंटली शादी हुई है, उसने बताया है कि उसको शादी के पहले इसने एकेडमी खुलवाने का, करियर बनाने का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किया था तथा उसकी शादी हो जाने के बाद भी उसको ये धमका रहा था लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो उन चीजों को हमने एफआईआर में समाविष्ट किया है तथा उसमें जो संबंधित इसमें साक्ष्य है, एविडेंस है, उनको हम इकट्ठा करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की हरकत कहीं भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पहले भी सख्त कार्रवाई की है और इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और नज़ीर प्रस्तुत होगी। हमने धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत ऐसे लव जिहाद से जुड़े हुए विषय पर पहले भी कार्रवाई की है, और इसको लेकर विगत दिनों एसआईटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, जो पूरे प्रदेश के ऐसे मामलों को देख रही है। निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, और बहला फुसलाकर या दबाव बनाकर यदि बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाएगा तो यह मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है, जो भी बेटियां पीड़ित हैं उनके बयान भी लिए हैं, और जो इस तरह के पूरे मामले में दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को इलाज मिले, समय से इलाज मिले, और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस हो, उसका सुचारू संचालन मध्य प्रदेश में हो रहा है। कल जनदर्शन में एक परिवार मेरे पास आया था जिनकी बेटी राधांशी, जो कि केवल 7 वर्ष की है, वो गंभीर लीवर की बीमारी से ग्रसित है। उस बेटी को लीवर में बहुत गंभीर संक्रमण हुआ, इन्फेक्शन हुआ है। हमने जब भोपाल के डॉक्टर से उससे सलाह ली तो उन सबका यही कहना था कि इसको तुरंत हायर सेंटर में दिल्ली भेजना होगा। हमने पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से वो बेटी को एयरलिफ्ट कराया, दिल्ली में उसको हायर सेंटर में भेजा है। बेटी की स्थिति बहुत क्रिटिकल है। दिल्ली में हमारी टीम ने उसको एयरपोर्ट से अस्पताल तक शिफ्ट किया है। हो सकता है बेटी का लीवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत वो कवरेज में है। उसके माता पिता से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं। हर गरीब को समय से इलाज मिले, उचित इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि बेटी सुचारू इलाज के तहत जल्द से जल्द सकुशल भोपाल लौट के आए। नहीं, रहवासियों ने तो पहले भी, जो उनके मकान मालिक हैं, उनको ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि आप जिन लोगों को ये जगह किराए पे दे रहे हो उसका वेरिफिकेशन कराइए और किनको देना है किनको नहीं देना है, इस पर आप ज़रा गंभीरता से चिंतन करिए। और हमारे संज्ञान में आया है कि उस शिकायत को मकान मालिक ने भी सीरियसली नहीं लिया था, और अभी ये जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई जो कर रही है वो करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करे, लेकिन मैंने नगर निगम की टीम को भी निर्देश दिया है कि उस पूरे भवन का और वहाँ जो गतिविधि संचालित हो रही थी उसका नियमानुसार पूरी जांच कराए और उनका जो अवैध हिस्सा है उस पर भी कार्रवाई करे। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें सख्त कार्रवाई की जो ज़रूरत के साथ साथ जागरूकता की भी ज़रूरत है, क्योंकि लगातार 7 साल से शूटिंग स्पर्धा जो प्रैक्टिस हो वहाँ पे कराई जा रही थी? नहीं, देखिए, महिलाओं के साथ दुराचार और उनकी सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि तो खराब ही है। पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ही, और इस तरीके से जो लोग अपने काम को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कड़े कानून हैं भी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन इस पर भी मैंने निर्देश दिए हैं कि जो रहवासी क्षेत्रों में जिस तरीके से ये गतिविधि हो रही है उनके खिलाफ भी पूरी जांच करा के मकान मालिक के खिलाफ और बाकी जांच करके कार्रवाई हम करेंगे।